नमस्कार। बढ़ती डिमांड के चलते आज से हमने स्टार्ट किया है मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान। दोस्तों, मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान को सरकारी नौकरी का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में एमपीएसआई, एमपीपीएससी, एमपी पुलिस, आपका जेल प्रहरी, फॉरेस्ट आदि सभी जो मध्य प्रदेश से संबंधित वैकेंसीज होती है उसमें ये मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान जो विषय है हमारा, ये काफ़ी मात्रा में पूछा जाता है। दोस्तों, मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आज से हम जो मध्य प्रदेश की क्लासेस पढ़ेंगे ये आपने ना कभी यूट्यूब पर पढ़ी होगी और ना किसी क्लास में पढ़ी होगी। दोस्तों, इस बात के लिए आपको कुछ पे नहीं करना है और किसी भी तरह की कोई भी क्लास को ख़रीदने से पहले आप ये डिसाइड कर लें कि सामने वाला आपको आपके पैसों के अकॉर्डिंग नॉलेज दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज से मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान। लेकिन आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा प्रश्न पहली क्लास से ही बनेंगे, आज की क्लास से ही बनेंगे, इसलिए आज की वीडियो को पूरा देख लेना, भले अगली वीडियो को आप मत देखना। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जो हमारा मध्य प्रदेश है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो हमारा मध्य प्रदेश है, प्राचीन समय में इसका जो स्वरूप है, वर्तमान जो स्वरूप है और प्राचीन समय का जो स्वरूप था, ये बिल्कुल भिन्न थे। दोस्तों, मध्य प्रदेश के स्टार्ट होने से पहले ही हमको एक लाइन देखने के लिए मिलती है कि मध्य प्रदेश जो हमारा भूभाग है, ये भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से गोंडवाना लैंड ज़मीन का एक हिस्सा है। दोस्तों, गोंडवाना लैंड क्या है ये आपको वर्ल्ड जियोग्राफी में मैं आसानी से बता दूंगा और वर्ल्ड जियोग्राफी की क्लासेस हमारी कंटिन्यूस चल रही हैं। ठीक है, आप एक बार देख लीजिए क्या था दोस्तों। प्राचीन काल में हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी पर अभी बहुत सारे महाद्वीप है। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। तो 7 महाद्वीप जो प्राचीन समय में ये पूरा एक महाद्वीप हुआ करता था और ये एक महाद्वीप को दोस्तों क्या बोला जाता था? पेंजिया बोला जाता था। क्या बोला जाता था? पेंजिया बोला जाता था। अभी क्या हो जाता है, 20 करोड़ वर्ष पहले की हम बात करते हैं तो इस पेंजिया में क्या हो जाता है दोस्तों? विभाजन हो जाता है और विभाजन होने के कारण वर्ल्ड जियोग्राफी में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, क्लासेस उधर की भी चल रही हैं, उसको भी आप पढ़ते रहना। ये पेंजिया में जब विभाजन होता है दोस्तों, तो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, इस ऊपर वाले हिस्से को कहा जाता है लॉरेशिया। क्या कहा जाता है? लॉरेशिया कहा जाता है। और नीचे वाले हिस्से को क्या कहा जाता है दोस्तों? गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। अच्छा, नीचे वाले हिस्से को गोंडवाना लैंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये नीचे वाला जो हिस्सा था, इस इलाके में भारी मात्रा में गोंड जनजाति का ये निवास स्थल था, इसलिए इस स्थल को क्या नाम दिया? गोंडवाना लैंड नाम दिया। अब ये ऊपर वाला जो हिस्सा था दोस्तों, ये विपरीत दिशा में जा रहा था, नीचे वाला हिस्सा नीचे की तरफ आ रहा था। तो क्या हुआ दोस्तों, 4.5 करोड़ वर्ष पूर्व की बात है, आज से 4.5 करोड़ वर्ष पूर्व की बात है कि गोंडवाना लैंड से भी हमारी भारतीय प्लेट अलग हुई और यहाँ से ये प्लेट अलग होकर जब ये अलग अलग प्लेटें, इनमें बहुत सारे क्या हुए दोस्तों? बदलाव हुए और ये प्लेटें अलग अलग हो गई और वर्तमान में अभी लगभग 90 प्लेटों की खोज की जा चुकी है। पृथ्वी पर बहुत सारी ऐसी प्लेटें हैं। महाद्वीप कितने हैं? 7 महाद्वीप में एक उत्तर अमेरिका, उसके नीचे एक दक्षिण अमेरिका, बीच में दोस्तों एक महासागर पड़ता है जिसका नाम क्या है? अटलांटिक महासागर। इसका आकार कैसा है? एस के आकार का है। उसके बाद यहाँ हमारा पड़ता है यूरोप, यहाँ पे हमारा क्या पड़ता है? एशिया। एशिया में ही हमारा क्या स्थित है? भारत। इसके नीचे क्या पड़ता है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया। ये क्या पड़ता है? अंटार्कटिका। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और एक हमारा पड़ता है दोस्तों यूरोप के जस्ट नीचे क्या? हमारा अफ्रीका महाद्वीप। कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप हैं। उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया और एक अंटार्कटिका। तो ये 7 महाद्वीप में दोस्तों हमारा जो भारत है, ये किस महाद्वीप पर स्थित है? एशिया महाद्वीप पर स्थित है। इसका मैप मैं यहाँ पर नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है, इसलिए ऐसे ही समझ लीजिए। एशिया महाद्वीप में इस नीचे की तरफ हमारा भारत स्थित है और नीचे की तरफ जो हमारा भारत स्थित है दोस्तों, इस इलाके में जो हमारा भारत स्थित है, तो ये भारतीय प्लेट जो आपको दिख रही होगी, ये प्लेट कहाँ से निकल कर आई है? इस हिस्से से, गोंडवाना लैंड से पृथक होकर ये प्लेट हमारी इस दिशा में चली, इस दिशा में चली, इस दिशा में चली। उसी समय दोस्तों ये प्लेट भी इस दिशा में चल रही थी, तो ये प्लेट का भी विभाजन हुआ इस प्रकार से। तो ये वाली जो प्लेट थी दोस्तों, ये क्या कहलाई? यूरेशियन प्लेट कहलाई। यूरेशियन प्लेट कहलाई और यहाँ से गोंडवाना लैंड की भूमि से पृथक होकर हमारी एक छोटी सी पृथ्वी का टुकड़ा, छोटी सी प्लेट जाकर किससे टकरा गई दोस्तों? इस प्रकार किससे टकरा गई? यूरेशियन प्लेट से टकरा गई। तो ये हमारी जब भारतीय प्लेट
यूरेशियन प्लेट से टकराई, मतलब कौन से वाले हिस्से में आ गए हम, एशिया वाले हिस्से में जब आ गए, तो दोस्तों इन दोनों प्लेटों को टकराने से, दोनों प्लेटों के टकराने से क्या हुआ, बीच में क्या हुआ दोस्तों, कौन सा सागर था, टेथीस सागर था। और ये टेथीस सागर क्या हुआ दोस्तों कि ये टेथीस सागर बीच में था और दोनों तरफ से प्लेटों का दबाव पड़ा, तो दबाव पड़ने के कारण टेथीस सागर ने किसका रूप ले लिया, हिमालय पर्वत का रूप ले लिया। किसका रूप ले लिया दोस्तों, हिमालय पर्वत का रूप ले लिया। इसीलिए हमारा जो भारत है इसमें उत्तरी भूभाग पर हिमालय पर्वत पाया जाता है। क्यों, क्योंकि जब हमारी भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई थी तो वो टकराव के कारण बीच में जो टेथीस सागर था उसमें दबाव बढ़ा और उसके अंदर का जो अवसाद था, ये अवसाद कहाँ से आया कि जब टेथीस सागर, कोई भी सागर होता है उसमें एक ना एक नदी जाकर गिरती है, तो सागर में तो बहुत सारी नदी जाकर गिरती हैं, तो वो नदियाँ जब बहती हैं अपने साथ क्या लेकर जाती हैं, अवसाद। तो टेथीस सागर में बहुत सारा अवसाद था, मिट्टी था, पत्थर था, ये कहाँ से आया था, नदियों ने लेकर उसके मुहाने पर लाकर छोड़ दिया था। तो दोस्तों पानी तो इस तरफ और इस तरफ चला गया दो प्लेटों को टकराने से, लेकिन बीच में जो अवसाद था वो दोनों प्लेटों को टकराने के कारण वो बीच का जो अवसाद था वो ऊपर की तरफ उठ गया और दोनों प्लेटें एक दूसरे से इस तरह से सट गई। जो ऊपर की तरफ जो अवसाद उठा उसको हमने नाम दे दिया हिमालय। तो दोस्तों यहाँ पर आप भारत का मैप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे इस प्रकार से किसका विस्तार है, हमारे हिमालय पर्वत का विस्तार है। किस पर्वत का विस्तार है, हिमालय पर्वत का विस्तार है। किस भूभाग पर, हमारे भारत के उत्तरी भूभाग पर हिमालय पर्वत का विस्तार है। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों क्या हुआ कि ये गोंडवाना लैंड जाकर हमारी गोंडवाना लैंड का एक छोटा सा हिस्सा जाकर हमारी यूरेशियन प्लेट से टकराया और प्लेट से टकराने के कारण हमारे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो दोस्तों एक गोंडवाना लैंड को समझने के लिए हमने थोड़ा सा वर्ल्ड जियोग्राफी पर चले गए थे। अब दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये मध्य प्रदेश, तो ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मध्य प्रदेश। तो ये मध्य प्रदेश जो है, कहा जाता है कि मध्य प्रदेश प्राचीन गोंडवाना लैंड का भूभाग है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि प्राचीन गोंडवाना लैंड कौन सा था, कि भैया स्टार्टिंग में एक पूरा महाद्वीप था जिसका नाम था पेंजिया, उसमें विभाजन हुआ, विभाजन होने के बाद दो छोटे छोटे महाद्वीप बने, एक लारेशिया एक गोंडवाना लैंड। तो लारेशिया में भी विभाजन हुआ, गोंडवाना लैंड में भी विभाजन हुआ। तो गोंडवाना लैंड कौन सा था दोस्तों, दक्षिण की तरफ का भाग था। गोंडवाना लैंड में कौन कौन से हिस्से आए, हमारा साउथ अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप, उसके बाद हम बात करें ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, तो ये सारे महाद्वीप जो हैं ये किस में आए, गोंडवाना लैंड में आए। ऊपर वाला उत्तर अमेरिका है, यूरोप है, एशिया है, ये किस में आए, हमारे लोरेशिया वाले पार्ट में आए। ठीक है दोस्तों, आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। समय ना खराब करते हुए वापस हम मध्य प्रदेश पर आते हैं। जो मध्य प्रदेश जो हमारा है दोस्तों, आप देख रहे होंगे ये भारत के बिल्कुल बीचम बीच स्थित है। गोंडवाना लैंड का भाग है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। इसको अपन मिटा देते हैं, इसको अपन मिटा देते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं किसके विषय में, कि हमारा जो मध्य प्रदेश है ये पूरे भारत के बीचम बीच देख रहे होंगे आप। इस प्रकार का जो हमारा मैप है ये क्या है दोस्तों, मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश ये हमारे पूरे भारत के बीचम बीच में स्थित है, इसलिए इसको हृदय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात करें दोस्तों, तो ये वाला जो आप भूभाग देख रहे हो ये किसका भूभाग है, राजस्थान का। और इस मध्य प्रदेश के इस तरफ इस वाले हिस्से में किसका भूभाग है, ये हमारा यूपी है। और इसके जस्ट इस तरफ कौन सा वाला भाग है दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ है। ये वाला भाग कौन सा है, महाराष्ट्र। और ये वाला जो भाग है कौन है, गुजरात। तो दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के कितने पड़ोसी राज्य हैं, 5, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये हमारे भारत के नक्शे का भी काम हो गया खत्म। अब बात करते हैं दोस्तों कब की, एक सेकंड देखता हूँ वीडियो चल रही है कि नहीं, बराबर चल रही। अब दोस्तों हम बात करते हैं किसके विषय में, कि जब हमारा मध्य प्रदेश स्वतंत्रता से पहले की बात करते हैं, जब हमारा मध्य प्रदेश का स्वरूप, ये हमारा नवीनतम स्वरूप है। इसके पहले का जो मध्य प्रदेश था दोस्तों, ये वर्तमान स्वरूप से बिल्कुल भिन्न था। इसके वर्तमान स्वरूप से बिल्कुल भिन्न क्यों था, कि क्या था दोस्तों, कि जो अंग्रेज थे, ये अंग्रेज प्राचीन समय में क्या करते थे कि जहां तहां के प्रांत पर कब्जा करके धीरे से एक प्रांत को अपने कब्जा कर लिया, अंडर में काम करने लगे। दोस्तों हमारे जो देश के जो अलग अलग राज्य हुआ करते थे, इन पर हर अंग्रेजों की जो कंपनीज आती थी उनने क्या करना, कब्जा करना चालू कर दिया। तो दोस्तों क्या हुआ कि 1947 से पहले की हम बात करते हैं, तो हमारा जो मध्य प्रदेश था ये किस नाम से जाना जाता था, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रख लेना कि 1947 से पहले मध्य प्रदेश किस नाम से जाना जाता था, तो मध्य प्रदेश जाना जाता था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। ठीक है, इतनी बात हमको समझ में आ गई। अब सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार ये क्या चीज़ है, इसको ध्यान से समझेंगे पहले। तो क्या हुआ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हम मध्य प्रदेश के नाम से जानने लगे, लेकिन उससे पहले सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से जाना जाता था। क्या हुआ दोस्तों कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारा मध्य प्रदेश 1950 के आसपास की बात करें, जब आज़ादी मिल गई थी, तो उस समय हमारा मध्य प्रदेश कितने पार्ट में डिवाइड था, 3 पार्ट में डिवाइड था। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखना। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट को नोट करते रहना। पार्ट ए में कौन था दोस्तों,
बघेलखंड, महाकौशल, छत्तीसगढ़ और नागपुर, इन सबको क्या नाम दिया था? सॉरी, इतने कौन कौन से अपने प्रदेश थे दोस्तों? बघेलखंड, महाकौशल, छत्तीसगढ़ और नागपुर, ये सभी रियासतें किस में थी? पार्ट ए में थी। उसके बाद हम बात करें उज्जैन की बात करें, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर, ये सारे किस पार्ट में थे दोस्तों? पार्ट बी में थे। उसके बाद हम बात करें पार्ट सी की, तो विंध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था पार्ट सी। और विंध्य प्रदेश में कौन कौन सा था दोस्तों? भोपाल था, रीवा था। मतलब कहने की बात ये है कि हमारी जो सारी की सारी उत्तर की रियासतें थीं, उसका नाम क्या दिया था हमने? विंध्य प्रदेश। उत्तर की रियासतों का नाम क्या दिया था? विंध्य प्रदेश दिया था। विंध्य प्रदेश की राजधानी पूछ ली जाए तो क्या बताएंगे आप? रीवा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, बहुत ध्यान से समझ लेना कि विंध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? रीवा। उसके बाद मध्य भारत प्रदेश कौन से नंबर का पार्ट था? मध्य भारत प्रदेश कौन से नंबर का पार्ट था? पार्ट बी। तो पार्ट ए कौन सा था? सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। पार्ट बी कौन सा था? मध्य भारत प्रदेश, जिसमें इंदौर और ग्वालियर हुआ करते थे। पार्ट सी कौन सा था? विंध्य प्रदेश। तो मध्य भारत प्रदेश कौन सा वाला पार्ट था? पार्ट बी। इसकी राजधानी ग्वालियर और इंदौर दोनों थी। क्यों थी वो आगे वाले समय में हम देखेंगे। अब दोस्तों ये तो हो गई हमारे मध्य प्रदेश के 1950 के आसपास की बात। अब बात करते हैं कब की? जब हमारा भारत अंग्रेजों का अधीन था, अंग्रेजों का गुलाम था। तो क्या करते हैं दोस्तों, अंग्रेजों ने क्या किया कि अंग्रेजों ने सबसे पहले किस पर कब्जा किया? हमारा ये जो महाकौशल वाला पार्ट आप देख रहे होंगे, यहाँ पर अंग्रेजों ने सबसे पहले धावा बोला। और यहाँ पर जब इन्होंने धावा बोला तो यहाँ के जो शासक थे वो थे हमारे पेशवा, सिंधिया और होलकर। तो यहाँ पर किन किन राजाओं का साम्राज्य था? पेशवा, सिंधिया एवं होलकर का साम्राज्य था। तो सबसे पहले जब महाकौशल पर अंग्रेजों ने आक्रमण किया तो यहाँ पर महाकौशल वाला क्षेत्र अंग्रेजों के कब्जा में आ गया। तो महाकौशल, ध्यान से समझना, महाकौशल पर जैसे ही अंग्रेजों का कब्जा होता है तो ये इसको एक अलग ही यूनिट बना देते हैं, अलग ही इसको एक इकाई मान लेते हैं और महाकौशल को नाम देते हैं दोस्तों कि द सागर नर्मदा टेरिटरीज। ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। मध्य प्रदेश को मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा आपको कि आपके एक ही नहीं पूरे सारे के सारे एग्जाम क्लियर होंगे। जेल पहरी एमपी पुलिस तो क्या, आप एमपीपीएससी के प्री निकालने की हिम्मत आपके अंदर आ जाएगी। महाकौशल जो था दोस्तों, महाकौशल को जब अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया था तो उसका नाम क्या दिया था? द सागर नर्मदा टेरिटरीज। अब तो ये तो किसका नाम दिया? महाकौशल का नाम दिया। तो महाकौशल के बाद ऐसा तो है यानी कि अंग्रेज मान जाएंगे, अंग्रेज तो और भी जगह पर कब्जा करेंगे। तो उनने फिर क्या किया? महाकौशल पर कब्जा करने के बाद नागपुर पर कब्जा किया। नागपुर पर कब्जा किया तो उस समय यहां पर शासन कौन कर रहा था? भोसले साहब कर रहे थे। कौन? भोसले साहब। तो भोसले से नागपुर को छुड़ाकर इन्होंने क्या नाम दिया दोस्तों? नागपुर एवं महाकौशल। अभी क्या नाम है? द सागर नर्मदा टेरिटरीज। लेकिन अब क्या नाम हो जाएगा दोस्तों? नागपुर और महाकौशल दोनों अब क्या होगा? दोनों को एक ही क्या बना दिया गया? एक ही प्रांत बना दिया गया और इसका नाम क्या दे दिया गया? सेंट्रल प्रोविंस। क्या नाम दे दिया गया? सेंट्रल प्रोविंस। आपको बात समझ में आ गई? सेंट्रल प्रोविंस नाम कब दिया गया? जब नागपुर और महाकौशल पर अधिकार हो गया था। इतनी बात आपको समझ में आई। लेकिन क्या हुआ कि यहां पर नागपुर पर अधिकार हो गया, महाकौशल पर अधिकार हो गया। अब उनने क्या किया? सन 1903 की बात है, छत्तीसगढ़ में एक निजाम का शासन हुआ करता था। उस निजाम से इन्होंने क्या किया? अंग्रेजों ने उस छत्तीसगढ़ को भी छुड़ा लिया, उस छत्तीसगढ़ पर भी कब्जा कर लिया और अभी क्या नाम था? सेंट्रल प्रोविंस। लेकिन जब छत्तीसगढ़ पर कब्जा हो गया तो ये पार्ट ए वाला जो आपको दिख रहा होगा, इस पूरे पार्ट पर अब कब्जा हो चुका है। तो इन्होंने इस पूरे पार्ट को क्या नाम दिया दोस्तों? सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। क्या नाम दिया? सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि अब मैं आगे चलता हूं, आगे यहीं पर हमको रुकना नहीं है। अब मैं आगे चलता हूं दोस्तों। क्या हुआ कि सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार नाम दे दिया गया। लेकिन अब क्या हुआ दोस्तों? अब हमको 1947 में क्या मिल चुकी है? आज़ादी मिल चुकी है और 1947 से पहले अंग्रेजों ने इस पर शासन किया और सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। तो दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश को अंग्रेज किस नाम से जानते थे, तो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से जानते थे। क्यों जानते थे ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कब की? जब हमको स्वतंत्रता मिली। तो जब हमको स्वतंत्रता मिली तो 1950 में क्या हुआ? जब हमको स्वतंत्रता मिली तो 1950 में क्या हुआ दोस्तों कि छत्तीसगढ़ की कुछ रियासतों को मिला लिया, बघेलखंड की कुछ रियासतों को मिला लिया। तो इन सभी रियासतों को मिलाकर क्या मध्य प्रदेश का इनने क्या कर दिया गया दोस्तों? गठन कर दिया। और मध्य प्रदेश का गठन करने के बाद इसको कितने भागों में बांट दिया गया? 3 भाग में बांट दिया। कितने भाग में बांटा? 3 भाग में बांटा। पार्ट ए में मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कौन कौन से पार्ट में, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए की राजधानी क्या थी? नागपुर।
पार्ट बी जो था मध्य भारत प्रदेश, इसकी राजधानी क्या थी? ग्वालियर भी थी, इंदौर भी थी। 6 महीने ग्वालियर थी, 6 महीने इंदौर थी। क्यों थी वो अभी देख लेंगे, है ना। उसके बाद क्या था दोस्तों, पार्ट सी कौन सा था? विंध्य प्रदेश था। विंध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी? रीवा। अब बात करते हैं कि भैया उत्तर की रियासत का नाम क्या था? तो क्या नाम था? विंध्य प्रदेश। हमारा पश्चिम की रियासतों का नाम क्या था? तो पश्चिम की रियासत का नाम था मध्य भारत प्रदेश। अब सेंट्रल प्रोविंस किसका नाम था? पार्ट ए का नाम था। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में? पार्ट बी के बारे में। तो अंग्रेजों ने पार्ट बी के साथ क्या किया वो आप ध्यान से समझना। क्या था दोस्तों कि अंग्रेजों की बात छोड़ो, हम 1948 की बात करते हैं। इतना गहराई में हमको नहीं पढ़ना, मैं आपको 1948 से बता देता हूं। 1948 में क्या हुआ था कि मध्य भारत प्रदेश का जब गठन किया गया था तो इसमें कितनी रियासतें जोड़ी गई थी? 25 रियासतें जोड़ी गई थी। और 25 रियासतें जोड़ी थी तो वो किस हिस्से की रियासतें जोड़ी गई थी? तो देखो किस हिस्से में आता है, ये पूर्व है तो ये कौन सा? पश्चिम। तो पश्चिम की पूरी रियासतों को, कितनी रियासतों को? 25 रियासतों को जोड़कर कौन सा पार्ट बनाया गया था दोस्तों? मध्य भारत प्रदेश बनाया गया था। कितनी? 25 रियासतों को जोड़कर। अब इसका अगर पूछ लिया जाए कि इसका गठन कब हुआ था, पार्ट बी का गठन कब हुआ था, पार्ट बी यानी मध्य भारत प्रदेश का गठन कब हुआ था, तो इसकी आप डेट याद रखना 22 अप्रैल 1948। 22 अप्रैल 1948 को पार्ट बी का गठन हुआ। कितनी रियासतों को जोड़कर? 25 रियासतों को जोड़कर। लेकिन भैया यहाँ पर ग्वालियर भी है और इंदौर भी है, और हमको पता है इंदौर में जो थे वो होलकर थे। कौन थे? होलकर थे। और ग्वालियर में कौन थे दोस्तों? तो यहाँ पर सिंधिया लोग थे, जीवाजी राव सिंधिया, और यहाँ पर कौन थे? यशवंत राव होलकर। तो दोस्तों ये तो संभव नहीं था क्योंकि दोनों का अपना अलग अलग शासन था। अब दो अलग अलग राजा हैं, उनके राज्यों को मिला दिया जाए तो दोनों राजा ये बोलेंगे कि राजा मेरे को बनाओ, राजा मेरे को बनाओ। तो क्या हुआ था दोस्तों, यहाँ पर कौन थे? सिंधिया। तो यहाँ पर कहाँ पर? ग्वालियर की बात करें तो यहाँ पर कौन थे? यहाँ पर मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पर कौन थे दोस्तों? ग्वालियर में जीवाजी राव सिंधिया का शासन था। जीवाजी राव सिंधिया। तो जीवाजी राव सिंधिया जो हमारे थे, जीवाजी राव सिंधिया को क्या बना दिया गया दोस्तों? राज प्रमुख बना दिया गया। क्या बनाया गया? राज प्रमुख बना दिया गया। ग्वालियर में किसका शासन था? जीवाजी राव सिंधिया का था। इनको राज प्रमुख बनाया गया। उसके बाद जो हमारा इंदौर था, इंदौर पर किसका शासन था? तो यहाँ पर शासन था दोस्तों होलकर का। किनका? होलकर। अच्छा, ये होलकर का पूरा नाम पूछ लिया जाए आपसे, ये डेट याद करते रहना। होलकर का अगर आप पूरा नाम पूछ लिया जाए तो आप क्या बताओगे? यशवंत राव होलकर। यशवंत राव होलकर नाम के व्यक्ति का शासन था। कहाँ? इंदौर में। तो राज प्रमुख किसको बनाया? जीवाजी राव सिंधिया को, जो कहाँ के थे? ग्वालियर के थे। और यशवंत राव होलकर को क्या बनाया गया? यशवंत राव होलकर को क्या बनाया गया? तो इनको बनाया गया दोस्तों उप राज प्रमुख। तो उप राज प्रमुख क्या हुआ करता था? जो राज प्रमुख है ये एक प्रकार का क्या? राज्यपाल इसे हम कह सकते हैं। तो दोस्तों अब देखना, दोनों को, एक को राज प्रमुख की उपाधि मिल गई, एक को उपराज प्रमुख की उपाधि मिल गई। अब दोस्तों रही बात किसकी? राजधानी की। तो 6 महीने राजधानी किसको बना दी गई? ग्वालियर को। और 6 महीने राजधानी किसको बना दी गई? हमारे इंदौर को। तो अब दोनों राजा संतुष्ट हो गए। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन हुआ करती थी, इंदौर हुआ करती थी कि ग्वालियर हुआ करती थी, तो इंदौर कौन सी राजधानी थी दोस्तों? ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। बहुत आईएमपी सवाल है, एक एक शब्द मेरा निकला हुआ अमृत है, इसको लिख लेना। इंदौर जो था ये ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, और ग्वालियर जो था दोस्तों ये शीतकालीन राजधानी थी। कौन सी राजधानी थी? शीतकालीन राजधानी थी। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं दोस्तों, एक मोती महल का जिक्र आता है। किसका जिक्र आता है? एक मिनट वीडियो देखना पड़ेगा, चल रही है कि नहीं। बराबर चल रही। अब दोस्तों क्या करते हैं हम, अब नाम आता है हमारे किसका? अब नाम आता है हमारे मोती महल का। तो मोती महल आपको पता होगा कहाँ पर है। मोती महल है दोस्तों इंदौर में। और ये इंदौर का जो मोती महल था ये उस समय इंदौर के जो राज प्रमुख थे जिनका नाम क्या था? होलकर। कौन सा होलकर? यशवंत राव होलकर। यशवंत राव होलकर का क्या हुआ करता था दोस्तों? सचिवालय हुआ करता था। यहाँ पर बैठकर ये अपने जो राज्य था, जो अपना राज था, राज्य के सारे काम और काज निपटाते थे। कौन से महल में? मोती महल में। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। पार्ट बी की कहानी होती है खत्म। अब आते हैं पार्ट सी के बारे में। पार्ट सी के बारे में हमको जानकारी से ज़्यादा रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिए कि इसको कितनी रियासतों को तोड़कर बनाया गया था। तो इसमें 38 रियासतें मिलाई गई थी। पार्ट सी में
कौन सा? पार्ट सी। इसको नाम क्या दिया गया? पार्ट सी को इसको नाम दिया गया, जल्दी बताओ क्या नाम दिया गया? देख के ऊपर दिख रहा होगा, क्या नाम दिया गया? मध्य भारत प्रदेश नाम दिया गया। तो मध्य भारत प्रदेश जो हमारा था पार्ट सी था, इसकी राजधानी क्या थी? रीवा थी। ये कौन सी रियासत में आती है? उत्तर की रियासत में आती है। अब 38 रियासतों को मिलाकर पार्ट सी बनाया गया, इसकी राजधानी रीवा रखी गई। और रीवा रखने के बाद हम बात करते हैं कि इसको विंध्य प्रदेश क्यों कहा जाता है। तो इसको विंध्य प्रदेश इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर आपने नाम सुना होगा विंध्याचल पर्वत। तो ये कौन सी पहाड़ी में स्थित है? ये विंध्यगिरि की पहाड़ी में स्थित है। कौन सी पहाड़ी में स्थित है? विंध्यगिरि की पहाड़ी में स्थित होने के कारण हमारे विंध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? विंध्य प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, विंध्य प्रदेश को या मध्य भारत प्रदेश को, सॉरी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, सॉरी। यहाँ पर मैं आपसे क्या बोल गया? ये मध्य भारत प्रदेश कौन सा वाला पार्ट है? मैं थोड़ा फ्लो में बह गया था दोस्तों। मध्य भारत प्रदेश पार्ट बी है। पार्ट सी का नाम आपका क्या है? विंध्य प्रदेश। पार्ट सी का नाम क्या है? विंध्य प्रदेश। जो हमारा पार्ट सी था, ये विंध्यगिरि पहाड़ी में स्थित होने के कारण, विंध्यगिरि पहाड़ी में स्थित होने के कारण इसका नाम क्या दिया गया? विंध्य प्रदेश नाम दिया गया। इसे विंध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है, मध्य भारत प्रदेश के नाम से नहीं जाना जाता, मिस्टेक हो गई थी। मध्य भारत प्रदेश की राजधानी क्या थी? मैंने आपको अभी बताई, 6 महीने इंदौर, 6 महीने ग्वालियर। लेकिन विंध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी? रीवा। पार्ट सी, ध्यान रखना, इतनी कहानी होती है हमारी खत्म। अब दोस्तों क्या हो जाता है, अब हम भोपाल की भी बात कर लेते हैं। ये भोपाल किसका हिस्सा था? तो भोपाल पार्ट सी का हिस्सा था, विंध्य प्रदेश का हिस्सा था भोपाल। और ये भोपाल का नाम भोपाल कौन ने दिया? तो ये सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना। लेकिन भोपाल के निर्माण की नींव किसने रखी? तो दोस्तों याद रख लेना, एक मुगल शासक, एक मुगल सेना में एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? सरदार दोस्त मोहम्मद। तो वर्तमान में जिस भोपाल की रियासत को हम देखते हैं, इस भोपाल की रियासत का रखने का श्रेय किसको दिया जाता है? सरदार मोहम्मद दोस्त को दिया जाता है। सरदार मोहम्मद दोस्त ने ही भोपाल जैसा हमारा जो जिला है, भोपाल जो हमारा संभाग है, इसकी नींव किसने रखी थी? सरदार दोस्त मोहम्मद ने रखी थी। ठीक है ना। भोपाल कहाँ पर स्थित है? आप देख पा रहे होंगे भोपाल। इसमें कौन कौन आता है? राजगढ़ आता है, विदिशा आता है, सीहोर आता है और रायसेन आता है। ठीक है, ये एक संभाग है। अब हम बात करते हैं किसके विषय में दोस्तों? ये तो हमारी कहानी हो गई क्लियर। लेकिन अब हमारी बात क्लियर हो गई है कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी किस प्रकार बने, कितनी रियासतों को जोड़कर बने, किस किस डेट पे बने, ये तो हमारी बात हो गई क्लियर। लेकिन दोस्तों एक बार एक सवाल पूछ लिया गया था कि एडवर्ड सॉस नाम के एक वैज्ञानिक थे, इनकी पुस्तक का नाम क्या था? तो दोस्तों एडवर्ड सॉस, याद आ गया मुझको, ये बहुत IMP क्वेश्चन था। एडवर्ड सॉस नाम के एक व्यक्ति थे। एडवर्ड सॉस नाम के व्यक्ति ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था? फेज ऑफ द अर्थ। तो फेज ऑफ द अर्थ पुस्तक का नाम का अर्थ क्या है? तो इसका जो नाम है, इसका अर्थ है पृथ्वी का चेहरा। पृथ्वी का चेहरा, फेस ऑफ द अर्थ। तो पृथ्वी का चेहरा। तो हम बात करते हैं कि ये एडवर्ड सॉस ने इस पुस्तक को क्यों लिखा, तो ये मध्य प्रदेश से किस प्रकार से संबंधित है? तो दोस्तों फेस ऑफ द अर्थ नाम की पुस्तक में एडवर्ड सॉस, ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया था फेस ऑफ द अर्थ नाम की पुस्तक में किसका जिक्र किया था? इन्होंने जिक्र किया था गोंडवाना लैंड का। गोंडवाना लैंड का अर्थ किया था, मतलब क्या? गोंडों की भूमि, गोंड जनजाति की भूमि, गोंडवाना लैंड, फेस ऑफ द अर्थ, एडवर्ड सॉस। 3 चीज आपको कहानी क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं दोस्तों हम कब की? 1950 से अब कहाँ चलते हैं? आगे 1950 तक की कहानी क्लियर हो गई। हमारा मध्य प्रदेश इस प्रकार से विस्तृत था। अब बात करते हैं दोस्तों 1950 से लेकर 53 तक आते आते जनता भी समझदार हो चली थी। जनता को भी समझ में आ गया था कि भैया देखो, यहाँ पर विंध्य प्रदेश है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में अलग बोली बोली जाती है, भोपाल में अलग बोली जाती है, बघेलखंड की बोली अलग है, संस्कृति अलग है, रहन सहन अलग है। तो दोस्तों यहाँ की जो जनजातियाँ थी, ये एक दूसरे से क्या हो रहा था कि ये परस्पर सहयोग एक दूसरे का नहीं कर पा रही थी, परस्पर एक दूसरे की बातें समझ नहीं पा रही थी। इसलिए जनजातियों ने, यहाँ के लोगों ने क्या किया कि भैया एक मांग उठाने लगे कि हमारा राज्य अलग कर दो, हमारा राज्य, हमारा जिला, ये सारी चीजें अलग अलग कर दो। तो क्या हुआ? बढ़ती मांग के अनुसार क्या हुआ था कि 1953 किस तारीख को? 29 दिसंबर 1953 की बात करें, यहां पर इस डेट में क्या हुआ था? राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? राज्य
राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग का मतलब क्या था, हमारे मध्य प्रदेश का गठन हो चुका था 1950 में, 1950 में हमारे मध्य प्रदेश का गठन हो चुका था, लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग की हम बात करेंगे तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने क्या किया दोस्तों कि इसने हमारा जो मध्य प्रदेश था, मध्य प्रदेश को जो बोली और संस्कृति के और भाषा के हिसाब से अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया था। राज्य पुनर्गठन जो आयोग था, इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे दोस्तों, याद रखना ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, हमारे फजल अली, और इसके दो अन्य स्थायी सदस्य भी थे जिसका नाम क्या था, एक का नाम था के.एम. पाणिकर, क्या नाम था, के.एम. पाणिकर, और एक क्या था दोस्तों, हृदय लाल कुंजरू। ठीक है, तो आपको एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था या इस समिति का गठन कब हुआ था, तो आप आंसर क्या बताओगे कि सर 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग का जब निर्माण हुआ तो उसमें 3 सदस्य थे जिसके अध्यक्ष कौन थे, फजल अली, और 2 अन्य सदस्य कौन थे, एक तो के.एम. पाणिकर और एक हृदयलाल कुंजरू। ठीक है ना, ये 3 व्यक्ति थे। अब इन तीनों व्यक्ति ने 1953 में एक समिति का गठन किया, समिति तो बना ली इन लोगों ने। अब इस समिति के अनुसार दोस्तों काम देखना, इस समिति का अनुसार काम देखना, 53 में इन लोगों का गठन, 53 में इनकी सभा का गठन हुआ, और 56 में 3 साल बाद क्या किया दोस्तों, इन्होंने मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया। क्या किया, एमपी का पुनर्गठन किया। मध्य प्रदेश का जब पुनर्गठन हुआ तो क्या हुआ दोस्तों कि हमारा जो नागपुर वाला जो पार्ट था, बरार वाला जो पार्ट था, इसको काट कर अलग कर दिया। इसको काट कर जब अलग किया तो पूरे के पूरे पार्ट को अलग कर दिया। अब इस प्रकार से आप ध्यान से समझें दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इस वाले इलाके में कौन है, ये महाराष्ट्र, नागपुर कहाँ पर आता है, महाराष्ट्र में आता है। तो ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा काट कर अलग कर दिया, इस तरफ वाला पूरा का पूरा हिस्सा काट कर अलग कर दिया गया, और ये छत्तीसगढ़ जो था, छत्तीसगढ़ को पूरा का पूरा मिला लिया गया। केवल 2 तहसील इधर उधर हुई थी, केवल 2 तहसील इधर उधर हुई थी। कौन कौन सी तहसील अलग अलग हुई थी दोस्तों, ध्यान से समझ लेना। एक तो था हमारा राजस्थान, इस तरफ कौन है, राजस्थान कहाँ पर है, ध्यान से देखो, इस दिशा में ऊपर की तरफ कौन है, राजस्थान, मतलब यहाँ पर कौन है दोस्तों, इस इलाके में कौन है, राजस्थान। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, मैं कैमरा इस तरफ कर देता हूँ, 1 सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इस तरफ कौन है दोस्तों, इस तरफ कौन है, हमारा राजस्थान। तो यहाँ पर राजस्थान से लगाया कौन था, मंदसौर। ये मंदसौर आप देख रहे होंगे। तो इस मंदसौर की बात करें, ये जो हमारा मंदसौर था, इस मंदसौर के एक तहसील थी जिसका नाम क्या था, भानपुरा। मंदसौर की भानपुरा तहसील का एक गाँव था जिसका नाम क्या था, सुनील टप्पा। मैं यहाँ पर आपको बोर्ड पर लिख देता हूँ। मंदसौर की एक तहसील थी जिसका नाम क्या था, भानपुरा तहसील। भानपुरा तहसील का एक गांव था जिसका नाम क्या था दोस्तों, सुनील टप्पा। तो मंदसौर की भानपुरा तहसील का सुनील टप्पा गांव, ये गांव किसको दे दिया गया दोस्तों, इसको फेंक दिया गया किसके पास, राजस्थान के पास। यहाँ पर क्या है, राजस्थान है, आपको पता है ये सीमा किसकी लगती है, राजस्थान की लगती है। यहाँ पर राजस्थान है, यहाँ पर गुजरात है, यहाँ पर यूपी है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, और नीचे क्या है दोस्तों, महाराष्ट्र है। ठीक है, तो यहाँ पर राजस्थान में मंदसौर का कौन सा, सुनील टप्पा गाँव दे दिया। और हमने राजस्थान से क्या लिया, तो राजस्थान का भी एक ऐसा स्थान था जहाँ पर वहाँ की एक जनजाति बोल रही थी, भैया हमको मध्य प्रदेश में जाना है। तो राजस्थान वालों ने कहा, लो भैया तुम चले जाओ कहाँ, मध्य प्रदेश में। तो राजस्थान की कौन सा वाला इलाका हमारे मध्य प्रदेश में आया, तो ध्यान रखना, बहुत पूछ लिया गया है सवाल कि राजस्थान का एक जिला है जिसका नाम क्या है दोस्तों, कोटा। राजस्थान के कोटा जिले की एक तहसील थी जिसका नाम क्या था, सिरोज। क्या नाम था, सिरोज। तो राजस्थान के कोटा की सिरोज तहसील को कहाँ पर लेकर आ गए हमने, विदिशा में लेकर आ गए, और विदिशा में ले जाके हमने रख दिया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये तो था दोस्तों। अब बाकी का हमारा जो पार्ट सी था, ये पार्ट सी पूरा का पूरा मिला लिया गया, छत्तीसगढ़ पूरा का पूरा मिला लिया गया, है ना। तो ये सारी कहानियाँ हमारे साथ हुई थी। तो हमने क्या देखा कि हमने देखा 1956 में जब हमारा मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ, तो उस समय क्या हुआ, राजस्थान का कोटा की सिरोज तहसील को हमने लेकर आ गए विदिशा में। और हमारा जो मध्य प्रदेश था, इसका जो मंदसौर था, मंदसौर की कौन सी तहसील, मंदसौर का भानपुरा तहसील का कौन सा गांव, सुनील टप्पा गांव, किसको दे दिया गया, राजस्थान को दे दिया गया। तो ये तो था दोस्तों हमारा किसके बारे में, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन।
ये तो थी किसके बारे में बात, मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के बारे में बात थी। इतनी बात आपको आसानी से और अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हो गया। अब दोस्तों हम बात करते हैं किसके बारे में, जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ तो उसके बाद क्या हुआ। चलो ठीक है, इसके आगे की कहानी मैं आपको कब बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप ये पूरे के पूरे मध्य प्रदेश के बारे में, एक सेकेंड, उसके पहले एक सेकेंड, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगली जब मेरी वीडियो क्लास आए, जब अगली क्लास मेरी जब आए, तो आपको ये पूरे संभाग, सभी कितने संभाग है 10, और 10 संभाग के अपने अपने जिले होते हैं, तो पूरे के पूरे जिले आपको संभाग वाइज याद होने चाहिए। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं दोस्तों, श्योपुर मुरैना भिंड। श्योपुर मुरैना भिंड ये कौन से संभाग में आता है, चंबल संभाग। इसे कौन सा संभाग कहा जाता है, चंबल संभाग। कितने जिले हैं, श्योपुर मुरैना और भिंड, 3 जिले हो गए। उसके बाद हम बात करें शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, गुना और अशोकनगर, कौन से संभाग में आता है, ग्वालियर संभाग में आता है। जहां पर आपको रेड कलर का ये गोला दिख रहा है वो क्या है दोस्तों, संभाग। तो श्योपुर मुरैना भिंड 3 है, इसका संभाग का नाम क्या है, चंबल संभाग। उसके बाद हमारा हम बात करें कौन सा, ग्वालियर संभाग, तो एक तो ग्वालियर, एक शिवपुरी, एक दतिया, गुना, एक अशोकनगर, ये हो गए हमारे। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों सागर संभाग की, तो सागर संभाग में हम यहाँ से चलते हैं, सागर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, और ये 2013 में 1 अक्टूबर 2013 में 1 अक्टूबर 2018 में ये जिला बना है, निवाड़ी, टीकमगढ़ से काटकर टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, ठीक है। तो हाँ, कौन कौन से बन गए, सागर, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, तो ये सारे किसके जिले हो गए दोस्तों, ये हो गए सागर संभाग के। लिख लेना दोस्तों, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। मैं आपको जानबूझ के हर चीज़ याद नहीं कराना चाहता, लेकिन ये चीज़ बहुत आईएमपी है, आज की क्लास बहुत आईएमपी, इसको याद कर लेना। सागर संभाग में कौन, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निमाड़ी, पन्ना, ठीक है। अब रीवा संभाग की बात करें तो रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, और एक बात ध्यान रखना, सतना से काटकर क्या बनाया जा रहा है, मैहर बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है, मैहर। अब बात करते हैं दोस्तों जस्ट नीचे, तो शहडोल, जो शहडोल संभाग है हमारा, शहडोल संभाग जो है इसमें कौन कौन है, शहडोल, अनूपपुर और हमारा, ठीक 2 ही है, एक सेकंड देखना पड़ेगा इसको थोड़ा सा, सही है, शहडोल, अनूपपुर और उमरिया, तो ये 3 कौन कौन हो गए दोस्तों, शहडोल संभाग में कौन होगा, शहडोल संभाग का शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। अब दोस्तों जबलपुर के बारे में बात करते हैं, ध्यान से देख लेना। एक तो जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, सिवनी, बालाघाट और छिंदवाड़ा, ये सब किस में आते हैं, जबलपुर में आते हैं। अब बात करेंगे किसके विषय में, होशंगाबाद के में। तो दोस्तों होशंगाबाद संभाग का नाम नर्मदापुरम कर दिया गया है, जिले का नाम होशंगाबाद ही है, लेकिन सन 2003 में इसका नाम क्या कर दिया गया, नर्मदापुरम कर दिया गया। अब नर्मदापुरम में कौन कौन है दोस्तों, एक तो बैतूल है और एक क्या है दोस्तों, एक तो बैतूल है और एक क्या है, हरदा। छिंदवाड़ा नहीं आएगा, छिंदवाड़ा किस में आ गया, हमारा जबलपुर में आ गया। अब जो भोपाल है दोस्तों, भोपाल इसको याद रखना आसान है, इस तरफ राजगढ़, इस तरफ विदिशा, इस तरफ सीहोर, इस तरफ रायसेन। अब बात करते हैं दोस्तों उज्जैन की, तो उज्जैन देखना, ये उज्जैन, ये लाल वाला टिक आपको दिख रहा है, एक संभाग है। तो दोस्तों उससे पहले ध्यान रख लेना कि गुना से काटकर एक चचोड़ा नाम का जिला बनाया गया है, वर्तमान में जिला बन चुका है। सतना से कटकर मैहर बन चुका है, और उज्जैन से कटकर क्या बन चुका है, नागदा बन चुका है। अब ध्यान से देखना, उज्जैन जो अभी हमारे पास कितने जिले थे, अभी तक हमारे पास 52 थे, अभी 3 और बन गए, हमारे पास जिलों की संख्या कितनी हो गई, 55 हो गई। कौन कौन से 3 बने, एक तो चाचौड़ा बना, कहाँ से बना, गुना से, एक बना नागदा, कहाँ से बना, उज्जैन से, और एक बना कौन सा, मैहर, कहाँ से बना, सतना से बना। ये क्यों बने, इसका राजनीतिक पॉलिटिकल रीजन है, इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी ध्यान से समझ लीजिए। एक नीमच, मंदसौर, रतलाम, और दोस्तों कौन, देवास, शाजापुर और आगर मालवा, ये सब किस में आते हैं, उज्जैन में। देख लीजिए ध्यान से, ये टिक लगे हुए हैं, आपको दिख रहा होगा बहुत अच्छे से। अब यहाँ पर देखना इंदौर, तो इंदौर में कौन सा, झाबुआ, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, ये सब किस में आते हैं, हमारे इंदौर संभाग में आते हैं। दोस्तों संभाग और उनके जिले आप याद रख लेना, रट लेना, और इसको 3 बार बना के देखना, 3 बार बना के देखना। आपको कॉपी में अगर मैं बोलूं अशोकनगर, तो अशोकनगर की आपको लोकेशन दिमाग में आ जानी चाहिए कि मध्य प्रदेश में अशोकनगर किस स्थान पर है। हमारा जो जिला है इसका नाम क्या है, होशंगाबाद, हम यहाँ पर रहते हैं। इसके 2 कौन कौन से हैं जिले, नर्मदापुरम संभाग के 2 कौन कौन से जिले हैं, एक तो हरदा है, एक बैतूल है। अब दोस्तों ये इसको बताना मेरे लिए जरूरी इसलिए था क्योंकि मैं आपको हर चीज़ मैप से पढ़ाऊंगा। जब मैं नदियाँ पढ़ाऊंगा तो नदियाँ भी आपको, मैं अगर बोलूँगा कि उज्जैन से होते हुए जा रही है तो आपको उज्जैन कहाँ पर है ये आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए। तो इसको मैप को याद करने की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। मात्र 15 मिनट में आपको मैप याद हो जाएगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि आज की ही डेट में ये मैप आप याद कर सको। आज के लिए केवल इतना ही है दोस्तों, धन्यवाद। अगली वीडियो और भी ज़्यादा खास रहने वाली है, उसमें हम मध्य प्रदेश के
देखेंगे, भूगोल देखेंगे मध्य प्रदेश का, हम नदियाँ देखेंगे, तालाब देखेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है।